हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो पर। और इस वीडियो में हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ मौर्यन डायनेस्टी या फिर मौर्य वंश। इस वीडियो से पहले हमने काफ़ी वीडियो करी है, जैसे महाजनपद काल को हमने समझा, और महाजनपद काल में ही एक जनपद हुआ जिसका नाम है मगध। और मगध में ही जो बाद में वंश आए उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली वंश आया, मौर्य वंश। उसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो महाजनपद वीडियो का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद महाजनपद के टाइम ही मगध का कैसे उत्कर्ष हुआ, और साथ में विदेशी आक्रमण जो हुए, जैसे सिकंदर का आक्रमण या फिर जो ईरानी या पारसिक साम्राज्य के जो आक्रमण है उनकी भी बात हमने वीडियोज़ में कर रखी है। तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से या फिर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं मौर्यन डायनेस्टी को। और सबसे पहले समझते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी, अगर हम बात करें मौर्यन डायनेस्टी की, तो इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा पूरे भारत में, जो कि अखंड भारत की एक अभी हम सोच रखते हैं कि उस समय अखंड भारत का मतलब था कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान तक ये फैला हुआ था। तो इतने बड़े हिस्से पर जो है, पूर्व में बात करें तो बंगाल, ऊपर जम्मू कश्मीर और नीचे जो है मद्रास तक ये क्षेत्र फैला हुआ था। तो ये मौर्यन डायनेस्टी का एक पूरा मैप है उस समय का। और मौर्यन डायनेस्टी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक आते हैं अशोक। और अशोक के बारे में प्रचलित है कि ये काफ़ी क्रूर शासक था शुरू में, जिसे हट हट अशोक के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हट अशोक या फिर चंड अशोक, दो नाम इसके आते हैं। चंड अशोक इसलिए कहा गया क्योंकि भारी मारकाट करके इसने काफ़ी युद्ध जीते थे, जिसमें कलिंग जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी इसने युद्ध जीता। और वहाँ पर लगभग लाखों की मारकाट देखकर ये स्तब्ध रह गया, और इसने बाद में अपने आप को अहिंसा में परिवर्तित कर लिया था, अपने शस्त्र त्याग कर दिए थे। तो उसके बाद जो अशोक का जो जीवन है वो अलग तरह का है। उससे पहले इसको चंड अशोक के नाम से जानते हैं। और बाद में ये अहिंसा और इसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और दम यात्राएं निकाली, धार्मिक प्रचार प्रसार किए, बहुत सारे शिलालेखों में अच्छी अच्छी बातें मनवाई, दास प्रथा का अंत कर दिया। तो काफ़ी अच्छे कार्य भी है अशोक के, उसकी हम बात करेंगे। तो मौर्यकालीन जब चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर उदय होता है, तो उस समय माना जाता है कि इतिहासकार कहते हैं कि इसके पास सेना काफ़ी बड़ी थी। 6 लाख पैदल सैनिक हुआ करते थे, 30,000 घोड़े वाली सेना थी, और 9,000 हाथियों की सेना और 8,000 रथ सेना थी। तो ऐसा भी प्रश्न आता है कि हाथियों का प्रयोग सबसे पहले कहाँ, कौन से महाजनपद में होना चालू हुआ था? तो मगध, क्योंकि मगध वाला क्षेत्र है वो यहाँ से इसका उत्कर्ष होता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र था, ये पूरा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र, और यहाँ पर नदियाँ अधिक है और साथ में उपजाऊ भूमि है। तो यहाँ पर धीरे धीरे कृषि कार्य, डेवलपमेंट, आर्थिक व्यवस्थाएं काफ़ी मजबूत होने लगी। लोहे का प्रयोग भी यहाँ पर होने लगा, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। इस तरह से यहाँ जो मगध का राज्य का उत्कर्ष काफ़ी अधिक हुआ, और इसने धीरे धीरे सभी महाजनपदों पर कब्जा करके अपना जो क्षेत्र विस्तार है वो काफ़ी अधिक कर लिया था। तो ये है। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से शासक हुए मौर्य वंश में। तो सबसे पहले शासक का नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसका पुत्र बिंदुसार, फिर अशोक, और इस तरह से 9 शासक हुए मौर्य वंश में। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक आता है भद्रथ मौर्य। तो वैसे अशोक के बाद जो बाद के शासक हैं ये इतने महत्वपूर्ण साबित नहीं हुए, क्योंकि पूरा साम्राज्य, ऐसा माना जाता है कि कोई भी जब साम्राज्य अपने पीक पर होता है तो उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। तो वही, क्योंकि जैसे हम जो भी मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो समझते हैं साइनयूसॉइडल कर्व, जो साइन का कर्व होता है वो इस तरह का होता है। जब भी कोई राज्य बहुत उत्कर्ष पे चला जाता है तो उसका डाउनफॉल चालू होता है, जब डाउन होता है तो फिर उसका उत्कर्ष चालू वो और आगे बढ़ता है। तो वही हर चीज़ में लागू है, जैसे सुख के बाद दुख आता है, रात के बाद दिन होता है, वैसे ही ये जो मौर्य वंश था ये काफ़ी फला फूला अशोक तक। उसके बाद इसका डिक्लाइन चालू हो गया, क्योंकि बाद के शासक इतने इफेक्टिव, इतने प्रभावशाली साबित नहीं हुए। तो प्रथम शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम शासक इस वंश का है बृहद्रथ मौर्य। ये हमको ध्यान रखना है। आगे समझते हैं कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो इसका मौर्य वंश के इतिहास का जो महत्वपूर्ण या प्रमुख स्रोत माना जाता है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र माना जाता है, और मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका मानी जाती है। इन दोनों से मौर्य वंश की सारी जानकारियां हमें मिल जाती हैं।
और बाकी की जो जानकारियां हैं वो हमें विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक से, और जैन साहित्य में भद्रबाहु की कल्पसूत्र और हेमचंद्र की परिशिष्ट वर्मन, इनसे हमें जो महत्वपूर्ण लिखे हुए स्रोत हैं वो मिलते हैं। और चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, जैसे चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी नाम दिया गया है, तो ये अर्थशास्त्र इतना अधिक प्रासंगिक है आज के जीवन में भी कि इसके अर्थशास्त्र को मैनेजमेंट की पढ़ाइयों में, राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें जो स्पष्ट चीज़ें लिखी हुई है वो अभी तक प्रासंगिक है अपने जीवन में। तो जैसे अपन चाणक्य नीति की बात करते हैं कि वो नीतियाँ इसी से निकली हुई है। तो मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक है? इंडिका। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस की हमने बात करी, और जैन साहित्य की बात करें तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, ये जो है कुछ किताबें हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो और इन्हीं जानकारियों के बारे में हमें पता चला और इन्हीं को हम आजकल इतिहास में देखते हैं। और भी स्रोतों की बात करें तो भारत के विभिन्न भागों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, मौर्यकालीन कलाकृतियाँ, भग्नावशेष, स्तूप, विहार, मठ, गुफाएं, मौर्यकालीन सिक्के, यहाँ से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे राजस्थान में भी बात करें तो राजस्थान में जो विराट नगर वाला, जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है, विराट नगर वही नगर है जो महाभारत में जिन्होंने पांडवों ने अज्ञातवास जो गुजारा था, वही विराट नगर जिसकी हम बात करें। तो वहाँ पर भी क्या है कि जो है भाब्रू का अभिलेख प्राप्त होता है, वो भी अशोक से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। हालांकि वो भी कलकत्ता संग्रहालय में उसको रखा गया है। तो बहुत सारे अभिलेख छोटे बड़े प्राप्त हुए हैं इसके, तो उनमें महत्वपूर्ण अभिलेखों की भी हम बात करेंगे, और साथ में यहाँ पर कौन कौन से शासक हुए उनकी भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि ये जो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या है, नंद वंश का शासन हुआ करता था, और 326 में मगध के सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा धनानंद बैठा हुआ था। तो धनानंद काफ़ी क्रूर था, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक से टैक्स वसूल करता था, उन पर अत्याचार करता था, और इसने क्या है अपने एक दरबार में एक गुरु हुए कौटिल्य या फिर चाणक्य, उनको बेइज्जत करके अपने दरबार से निष्कासित कर दिया था। और ऐसा माना जाता है और ऐसा सीरियल वगैरह में भी यही दिखाया गया है कि कौटिल्य ने जो है इसको चैलेंज करके गया कि मैं आपको इस सत्ता से उखाड़ के फेंक दूंगा। तो कौटिल्य जाता है और जाते समय उसे एक लड़का दिखता है खेल खेलता हुआ, जो एक बच्चा था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसी को लेके ये एक इतना अच्छा शिक्षक होता है कि उसको बहुत अधिक अच्छा तैयार करता है, और बाद में वही चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध के शासक धनानंद को परास्त करके यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना करता है, और उसकी बेटी धुरधरा से ये विवाह भी कर लेता है। तो ये जानकारी हमें मिलती है कि कौटिल्य ने शिष्यक चंद्रगुप्त मौर्य से मौर्य वंश की स्थापना की, और 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर गद्दी पर बैठता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा, इसकी जानकारी भी हमें चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है वहाँ से मिलती है। और अर्थशास्त्र इतना अधिक प्रचलित क्यों है कौटिल्य का? क्योंकि इसमें राजनीतिक विज्ञान, राज्य कैसे चलाया जाए, राज्य की कला, सैनिक शक्ति को कैसे बड़ा किया जाए, और अर्थव्यवस्था पर कैसी पकड़ होनी चाहिए, इनमें इस ग्रंथ की अभी तक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना वो 322 ईस्वी में बना, और 298 ईसा पूर्व तक 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक ये शासक रहता है। और इसने काफ़ी अधिक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था, क्योंकि उसके बाद ही जो शासक है उनको इतना अच्छा साम्राज्य मिला। ऐसा माना जाता है कि जो अभी हम पढ़ते हैं कि अशोक ने साम्राज्य विस्तार काफ़ी अधिक किया, तो कुछ किताबें ये भी कहती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही साम्राज्य विस्तार पहले कर दिया था, और इनको बाद वाले इनके पुत्रों को, जैसे बिंदुसार हुआ, अशोक हुआ, इनको ये साम्राज्य एकदम पका पकाया मिला था, तो उसी को इनको संभालना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की हमने बात करी, और इसके शासन की बात करें तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, और संधि होने के बाद सेल्यूकस ने 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध नदी के पश्चिम का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था।
तो सेल्यूकस निकेटर को इसने पराजित किया, जो कौन सा शासक था, यूनानी शासक। और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य से। और सेल्यूकस निकेटर ने जो है वो मेगास्थनीज को इसके राज दरबार में भी भेजा। तो मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। और ग्रीक खातों में जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसको सेंड्रोकोटस कहा गया है। चंद्रगुप्त नाम का उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो ये कुछ जानकारी है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की, कि एक तो इसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, उसके बाद उसकी पुत्री से विवाह किया, उसका जो राजदूत था मेगास्थनीज वो इसके दरबार में आया, और ग्रीक जो लेखन है वहाँ पे इसको सेंड्रोकोटस की उपाधि दी गई है। और साथ में चंद्रगुप्त जो नाम है वो हमें कहाँ पे, कौन से अभिलेख में मिलता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। उसके बाद हम देखें तो वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। उसके बाद इसने मैसूर के पास श्रवण बेलगोला में अपना शरीर त्याग कर दिया उपवास करके, जिसको हम सल्लेखना विधि कहते हैं। तो 298 ईसा पूर्व जब तक इसका शासन चला, उसके बाद सल्लेखना विधि से इसने अपना देह त्याग कर दिया था, क्योंकि जैन धर्म की दीक्षा में यही बताया गया है कि जब आपके सारे कार्य यहाँ पर इस दुनिया में संपन्न हो जाए तो आप उपवास करके अपने शरीर को त्याग कर सकते हो। तो ये मौर्यन डायनेस्टी के समय का मैप है। तो यहाँ ईरान तक इसका साम्राज्य विस्तार हो चुका है। आगे बात करते हैं अगले शासक की, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, दैट इज बिंदुसार। बिंदुसार को ग्रीक स्रोतों में इसको अमित्रघात यानी दुश्मनों का संग्राहक या अमित्रोचेष्ट भी कहा गया है। और बिंदुसार को ऐसा माना जाता है कि ये आजीवक संप्रदाय या आजीवक धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। बिंदुसार के लिए वायु पुराण में भद्रसार नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। और बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंह सेन की संज्ञा दी गई है। तो ये कुछ इसके नाम हैं, एक तो अमित्रघात, आजीविक संप्रदाय का मानने वाला, भद्रसार भी इसी का नाम है, और जैन ग्रंथों में इसको सिंह सेन की उपाधि दी गई है। और इसके दरबार में भी सीरिया का जो शासक था एंटीयोकस, उसका राजदूत इसके दरबार में आया था, जिसका नाम है डायमेकस। तो सीरिया के शासक एंटीयोकस का एक राजदूत इसके दरबार में भी आया था, जिसका नाम याद रखना है हमें, डायमेकस। क्योंकि जब हम विदेशी व्यक्तियों का भारत पर आगमन की बात करेंगे तो विदेशी व्यक्ति जो भारत में आए और जिन्होंने कुछ कार्य किया, जैसे चीनी यात्री ह्यूएनसांग की बात करते हैं अपन, मेगास्थनीज, डायमेकस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी ये आएगा कि डायमेकस किसके राज दरबार में आया था, तो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। हालांकि जो सीरिया का शासक था एंटीयोकस, इनसे इन्होंने जो वहाँ की अंजीर है, शराब है और वहाँ के जो दार्शनिक है उनकी मांग भी करी थी। पर एंटीयोकस ने जो शराब और अंजीर की पूर्ति तो कर दी थी, पर इन्होंने ये कह के भिजवाया था कि दार्शनिक जो होते हैं, क्योंकि दार्शनिक क्या है, किसी भी धर्म किसी भी दर्शन को प्रतिपादित करते हैं। जैसे प्लूटो की बात आई, अरस्तु, एरिस्टोटल जिसको हम कहते हैं, तो ये क्या है, दार्शनिक थे। तो इस तरह के दार्शनिकों का जो एक जगह से दूसरी जगह से, एक राज्य से दूसरे राज्य पे व्यापार करना जो है वो ये सही नहीं मानते थे। तो एंटीयोकस ने दार्शनिकों को नहीं भेजा, जबकि इनकी दो चीज़ों की पूर्ति एंटीयोकस के द्वारा कर दी गई थी। तो आगे बात करते हैं बिंदुसार के। तो इसका पुत्र था अशोक, और जिसको उज्जैन का सूबेदार नियुक्त किया गया था। और माना जाता है कि अशोक ने मौर्य साम्राज्य को बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य को मैसूर तक बढ़ा दिया था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तक्षशिला पाकिस्तान में क्षेत्र था, वहाँ पर विद्रोह कर दिया। और उसका पुत्र तक्षशिला का सूबेदार था सुसीम। तो सुसीम यहाँ का, इसका एक और पुत्र है सुसीम, जो कहाँ का सूबेदार है, तक्षशिला का, पर ये विद्रोह को नहीं दबा पाया। तो बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा और अशोक ने इस युद्ध को दबाया और अशोक वहीं से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया था। तो अब अशोक के बारे में देखते हैं कि ये बिंदुसार का पुत्र है। और जैन मनुस्मृति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर शासन किया था। तो जैन मनुस्मृति ये कहती है कि अशोक ने जबरदस्ती अपने पिता को हटाकर वहाँ पर शासन स्थापित किया।
और बहुत सारी जगह पे अलग अलग चीज़ें कही गई है कि जैसे इसने अपने 99 भाइयों का वध करके साम्राज्य प्राप्त किया, कहीं पर लिखा हुआ है कि 6 भाइयों का वध करके इसने अपना साम्राज्य प्राप्त किया था। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि चंड अशोक, क्योंकि इस शुरू में ये काफ़ी आक्रामक था, तो सिंहली अनुश्रुत के अनुसार अशोक ने शासन पाने के लिए अपने 99 ब्रदर्स की हत्या की थी। वहीं तारानाथ जो है उसके अनुसार 6 भाइयों का इसके द्वारा वध किया गया था। हालांकि ये 6 भाइयों वाला तर्क ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है इतिहास में। और अशोक को उसके अभिलेखों में देवानाम प्रिय या फिर देवों का प्यारा भी बताया गया है। तो अगर पूछे कि कौन से राजा को, कौन से मौर्य शासक को देवानाम प्रिय की उपाधि दी गई है, तो उसका नाम है अशोक। आगे बात करते हैं अशोक के शिलालेखों की। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने 1837 में पढ़ा। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर अधिकार किया, जो उड़ीसा के दक्षिण भाग में है। और कलिंग में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कलिंग में मारकाट हुई थी। और अशोक का जो 13वां अभिलेख है उससे हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। तो ऐसे इसके जो अभिलेख हुए उनको टोटल छोटे बड़े मिला के 33 अभिलेख हैं। और उनमें से जो 14 महत्वपूर्ण है उनकी बात हम करेंगे, जो बड़े हैं, और जो मध्यम आकार के हैं कुछ छोटे आकार के भी हैं। तो उन अभिलेखों की भी हम बात करेंगे। तो अशोक के बारे में और बातें समझते हैं कि अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इसने श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। महेंद्र ने वहां के शासक तिस्स को, कहाँ का शासक, श्रीलंका का, को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी और तिस्स ने संभवतः इसे राजधर्म बना लिया था। इसलिए अभी तक, क्योंकि उस समय के शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लोगों को भेजा, तो अभी जो दक्षिण पूर्वी ऐसा वाला भाग है, जैसे हम मलेशिया या फिर इंडोनेशिया इधर वाले क्षेत्र की बात करें, श्रीलंका वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्या है, अभी भी बौद्ध धर्म को मानने वाले काफ़ी लोग हैं। तो वहाँ का जो शासक था श्रीलंका का तिस्स, उसने बौद्ध धर्म को राजधर्म बना लिया और स्वयं अशोक ने इस धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया था। अशोक के बारे में और देखें तो अशोक के समय बौद्ध धर्म की जो तीसरी संगीति का आयोजन है वो भी अशोक के समय में हुआ था। 4 संगीतियां हुई बौद्ध धर्म में, उसमें से तीसरी संगीति का आयोजन बौद्ध धर्म के समय हुआ। अब बात करते हैं अशोक के दम्भ की। दम्भ का यहाँ पे मतलब होता है धर्म। तो जैसे शुरुआत में अशोक काफ़ी आक्रामक था, तो बाद के समय में ये काफ़ी नरम स्वभाव का, अहिंसा से युक्त और धर्म के प्रचार प्रसार में लग गया था। काफ़ी अधिक शिलालेख इसने गुदवाए जिन पर अच्छी अच्छी बातें लिखी गई, तो उनकी भी हम बात करेंगे। तो अशोक का दम अब चालू होता है कि अशोक का दम क्या है, कि अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उससे अभिलेख में दम बोला गया है। यानी जो नैतिक नियम इसने लिखवाए अपनी प्रजा के लिए, उसी को क्या बोला गया है, दम। दम का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म। तो स्वयं नियंत्रण अशोक की दम नीति का मूल मंत्र था, यानी खुद पर नियंत्रण रखो। अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेखों में धर्म के गुणों को बताया है, जो है साधुता, मृदुता, पवित्रता, सत्यवदित, दान और दया। यानी साधु की तरह रहो, अपने स्वभाव में मृदुता लाओ, पवित्र रहो, ये सत्यवदित, सत्य बोलो, दान करो, दया करो, ये सब गुणों को इसने बताया था। दम्भ को संस्कृत में धर्म से लिया गया है, अर्थात ये अशोक का धर्म था और ये सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर इसने ये अभिलेख गुजवाए थे और यहाँ पर जो धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किया था। आगे बात करें इसके शिलालेखों की, तो अशोक के जो शिलालेखों की खोज है वो टी फेंतेलर ने की थी 1750 में, जिनकी शिलालेखों की जो संख्या थी वो 14 थी। यानी हम बड़े शिलालेखों की बात कर रहे हैं। टोटल अभिलेख तो 33 से 37 हुए, पर जो मेन अभिलेख थे, बड़े शिलालेख थे, वो 14 हुए। और इनको पढ़ने में पहली बार सफलता मिली जेम्स प्रिसेप को 1837 में। यानी कि लगभग
87 साल बाद इन अभिलेखों को पढ़ा गया। इसके पहले अभिलेख की बात करें तो इसको गिरनार संस्करण भी कहा जाता है, जिसमें पशु बलि की निंदा की है। यानी कि अशोक ने जो अच्छी चीज़ों का प्रचलन किया वो हमें कहाँ से पता चल रही है? अभिलेखों से। जैसे पहले शिलालेख में क्या किया? पशु बलि की निंदा की गई। दूसरे शिलालेख में इसने अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे आह्वान किया कि मानव और पशुओं दोनों की चिकित्सा का प्रबंध किया जाए। जो सीमांत शक्तियाँ थी, पड़ोसी राज्य थे, वहाँ पर भी इसने कहा कि मानव और पशु दोनों की चिकित्सा का प्रबंध किया जाना चाहिए। चाहे मानव हो या पशु, अगर बीमार होता है तो उसकी चिकित्सा का प्रबंध किया जाना चाहिए, दूसरे अभिलेख में कहा गया। तीसरे अभिलेख में इसने 3 अधिकारियों के बारे में हमें पता चलता है, एक तो रज्जुक, एक युक्त, एक प्रादेशिक। ये तीनों अधिकारी को 5-5 साल में जो पूरा अशोक साम्राज्य था या मौर्यन डायनेस्टी थी उसका दौरा करने का इनको अधिकार था कि जाके आप जगह जगह पे देखो कि सही तरह से काम हो रहा है या नहीं। जो इसका 4th अभिलेख है, 4th शिलालेख है, इसमें भेरी घोष के स्थान पर दम्म घोष की बात की गई। भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध, मतलब युद्ध के स्थान पर अपन धम्म घोष यानी धर्म का प्रचार प्रसार करें। 5वां शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है कि जो धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले अधिकारी होते थे उनको महामात्र या धर्म महामात्र कहा जाता था। तो धर्म महामात्रा की जानकारी 5वें अभिलेख से। 6ठा अभिलेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा देता है। 7वें अभिलेख में, 7वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक का 8वां जो शिलालेख है इसमें दम्म यात्राओं का वर्णन है। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष दम्म यात्राएं शुरू की और सबसे पहले बोध गया वो गया था। और अशोक ने कुल 256 रातें अपनी दम्म यात्रा में बिताई। तो दम्म यात्राएं वो यात्राएं थी जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये लोग जाते थे। तो दम्म यात्राओं के बारे में वर्णन है 8वें शिलालेख में। जो 9वां शिलालेख है इसमें सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार का वर्णन मिलता है। इसमें धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। दासों और सेवकों से अच्छा व्यवहार करना, श्रमणों और गुरुजनों ब्राह्मणों का सम्मान करना, ये भी हमें काम लिखा हुआ मिला है 9वें शिलालेख में। इसका 10वां जो शिलालेख है इसमें आदेश दिया गया है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में कार्य करेंगे। तो ये लिखा हुआ है 10वें शिलालेख में। इसका 11वां शिलालेख कहता है कि दम्म की व्यवस्था की गई और दम्म दान को सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया। यानी धर्म के ऊपर दान करना, यानी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धन संपदा देना को सबसे बड़ा दान बताया गया है 11वें शिलालेख में। 12वां शिलालेख स्त्री महामात्रों यानी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्त्रियों की भूमिका, वज्र भूमिकों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। इसमें अशोक की धार्मिक सहिष्णुता को भी बताया है। इसमें सभी संप्रदायों के सम्मान की बात की गई है। सहिष्णुता का मतलब होता है कि अपने से अलग विचार रखने वाले लोगों को भी हम सम्मान की दृष्टि से देखें, उनके प्रति ईर्ष्या भाव ना रखें। जैसा कि आजकल सांप्रदायिक हिंसा होती है तो उसमें असहिष्णुता की भावना होती है। हिंदू मुस्लिमों से, मुस्लिम हिंदुओं से असहिष्णु प्रकार की भावनाएं रखते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि ये सांप्रदायिक चीज़ें क्या है, राजनीतिक विस्तार के लिए या फिर धर्म के नाम पे राजनीति, धर्म के नाम पे वोट बैंक, इनके नाम पर ये चीज़ें बढ़ाई जा रही है। तो धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण मिलता है 12वें शिलालेख में, जो कि अशोक के द्वारा बताया गया है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है और अशोक के हृदय परिवर्तन का इसमें वर्णन मिलता है। इसके बाद इसने अहिंसा का जो है वर्ण कर लिया था। 14वां जो 14th शिलालेख जो है 14वां, उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया है। तो इस तरह से ये 14 इसके शिलालेख थे महत्वपूर्ण, जिसकी हमने बात करी। उसके बाद इसके कुछ 7 स्तंभ लेख भी हैं। तो 7 स्तंभ लेख मतलब स्तंभ का मतलब एक शिला का एक पत्थर जो स्तंभ के रूप में है और उसके ऊपर जो है कुछ लिखा हुआ है, उसको स्तंभ शिलालेख कहा जाता है। और इसके जितने भी स्तंभ शिलालेख है उसके सबसे ऊपर हमें मिलता है एक शेर का चिन्ह, एक शेर बना हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे उसको सिंह का प्रतीक माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को मानता था, इसलिए इसने हर स्तंभ लेख के ऊपर एक शेर का चित्र बनाया हुआ है। तो इसके जो 7 स्तंभ लेख है वो में कंधार अफगानिस्तान, खैबर पाकिस्तान, दिल्ली, वैशाली और चंपारण जो बिहार में है, सारनाथ और इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश,
अमरावती आंध्र प्रदेश और सांची मध्य प्रदेश। यहाँ से 7 हमें स्तंभ लेख मिले हैं। तो यहाँ से जो ये सारनाथ वाला ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 शेर की मूर्तियाँ आपस में जुड़ी हुई, और नीचे जो है एक चक्र जिसको हम हमारे तिरंगे में शामिल करते हैं, और जो वो शेरों की आकृति है जिसको हम सिक्कों पर डालते हैं। साथ में जो हमारी नई संसद है, जो अभी मोदी जी और ओम बिरला जी द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया, तो वहाँ पर भी जो संसद के ऊपरी छत है वहाँ पर भी क्या है, उन्हीं शेरों को वहाँ पर दिखाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है कि अशोक स्तंभ सारनाथ जो की बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो सारनाथ नगर में स्थित है। स्तंभ में इस तरह की आकृति है, 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं, और स्तंभ में जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है इस स्तंभ को, और यहाँ पर एक चक्र है, और इस चक्र को जो है अपने तिरंगे में स्थान दिया गया है। तो इस तरह से ये सारनाथ का जो स्तंभ है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने जो अशोक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की बात करी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार के बारे में समझा, और इसके बाद में जो मौर्यन डायनेस्टी है इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, क्योंकि बाद के शासकों के बारे में इतनी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अंतिम शासक का याद हमें नाम रखना है, बृहद्रथ नाम का शासक हुआ करता था मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट है। तो ये हमने बात करी। उसके बाद आगे भी हम और कुछ शासकों के बारे में बात करेंगे मौर्योत्तर काल में। तो मौर्य वंश यहाँ पर खत्म हुआ। मौर्योत्तर मतलब मौर्यों के बाद यहाँ पर कौन सा वंश उत्पन्न हुआ उसकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो साथियों धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।